नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं यूपी टेट 2026 परीक्षा के लिए गणित विषय के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। जैसा कि हम लोग गणित में भिन्न चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहां से टेट में सवाल पूछे जा सकते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे देखेंगे सरलीकरण एवं शाब्दिक समस्याओं को। तो देखते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जो कि नया टॉपिक है तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इधर इधर टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। क्या है? सरलीकरण। ठीक है, एवं शाब्दिक समस्याएं। ठीक है, शाब्दिक समस्याएं, ये है हमारा अगला चैप्टर जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इधर से कहाँ से टेट में सवाल पूछे जा सकते हैं आपके लिए। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी चीज़ आपके लिए छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। तो साथियों, जैसा कि सभी लोग जानते हो कि अब टेट परीक्षा के लिए ज़्यादा दिन नहीं रह गए। ठीक है, तो हमें अब तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। एक-एक चीज़ों को एक-एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना है और केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें अदर चीज़ें नहीं पढ़नी है, जहाँ से हमारा ध्यान भटके या व्यर्थ की चीज़ें कोई ऐसी नहीं पढ़नी है जहाँ से हमें ये भी लगे कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो परीक्षा से संबंधित चीज़ ना हो। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सटीक रणनीति ही हमें परीक्षा में सफल कराएगी, अच्छे अंक दिलाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो सरलीकरण एवं शाब्दिक समस्याएं, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूला बताएंगे गणित के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस चैप्टर में काम भी आएंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, किसकी बात करेंगे साथियों? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम अगला फॉर्मूला देखें ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो गुणनखंड होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, किसकी? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। तो इसका फॉर्मूला होता है साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, उम्मीद है सभी को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है साथियों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या देखें साथियों? ए माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है, तो साथियों इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा साथियों? ए माइनस बी। क्या हो जाएगा साथियों? ए माइनस बी। इसके बाद अगर हम आगे देखें अगला फॉर्मूला, तो अगला फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या है साथियों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है
तो अब हम ये देखते हैं ये क्या होता है। एक कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगला फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ए माइनस बी एक कोष्टक में और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण सूत्र थे आपकी परीक्षा से संबंधित वो हमने आपको बताए। क्योंकि ये प्रश्न हमेशा अपनी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, तो हमने सोचा ये चीज भी आपको बता दें ताकि कहीं से भी सवाल अगर कोई पूछा जाता है तो कंफ्यूजन की कोई भी स्थिति ना रहे। अब हम आगे देखते हैं सरलीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो इधर से अगर हम देखें साथियों, सरलीकरण के लिए सरलीकरण की ट्रिक, ठीक है। किसी भी सवाल को अगर हमें हल करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है, तो सबको पता होगा बॉड मास। क्या है? बॉड मास, ये सबने सुना होगा। और इसी अंग्रेजी शब्द के आधार पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सरलीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। मतलब कोई भी सवाल होगा इसी सरलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हल हो जाएगा। जैसे अगर हम समझें इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, एक एक चीज हम समझते हैं। इधर हमने लिख दिया बॉड मास, ठीक है, ये हमने लिख दिया बॉड मास। अब इसमें हम एक एक, एक चीज समझेंगे। इधर से अगर हम देखें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। क्या होता है ओ का मतलब? ऑफ। और डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवीजन। इसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब होता है साथियों एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब अंग्रेजी में तो हमने इसका अर्थ बता दिया, अब इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, ये भी देख लेते हैं। तो ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, है ना। डिवीजन का मतलब होता है भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। और इसका मतलब घटाव, है ना। तो जिस क्रम में ये शब्द लिखे हुए हैं इस क्रम में ही हम सरलीकरण प्रक्रिया को हल करते हैं। सरलीकरण के जो सवाल होते हैं इसी क्रम में हम लोग हल करते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए, जैसे अब इधर से हम एक उदाहरण लिख रहे हैं, ठीक है। उदाहरण से हम इसको समझेंगे सरलीकरण की प्रक्रिया को। हमने क्या किया, इधर लिख दिया 2, फिर इधर ये कोष्टक लगा दिया, इधर लिख दिया 4, ठीक है। फिर इधर इस तरीके से लिख दिया, फिर इधर लिख दिया 3, फिर इधर कोष्टक लगा दिया, है ना। और फिर इसके बाद इधर लिख दिया 6 माइनस 2 और फिर इधर से इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये सवाल है, इसको हमें
सरल करना है, को सरल करो। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। तो अब ये क्या है, अगर हम इसे हल करें इस सवाल को, तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो साथियों देखिए, जो ब्रैकेट होते हैं, कोष्ठक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है जिसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है, क्या होता है, रेखा कोष्ठक। फिर दूसरे नंबर में होता है छोटा कोष्ठक। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर में होता है मंझला कोष्ठक। और चौथे नंबर में होता है बड़ा कोष्ठक। क्या होता है चौथे नंबर में, अगर हम इधर लिख दें बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो चार प्रकार के कोष्ठक होते हैं। तो सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक में इनमें से कोई भी कोष्ठक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। और रेखा कोष्ठक किस तरीके से बना मिलेगा आपको, ये बना मिलेगा आपको ऐसे। और छोटा कोष्ठक इस तरीके से, मंझला कोष्ठक इस तरीके से, और बड़ा कोष्ठक मिलेगा आपको इस तरीके से। तो अब हम जो ये उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण से समझें तो इधर ये बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है और ये छोटा कोष्ठक दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम अब क्रम देखें तो सबसे पहले हम किसे हल करेंगे, छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो हल करते हैं, इधर देखते हैं हम। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को जब हल करेंगे तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो 6 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। हल हो गया ये। अब इधर से ये जो बीच का होता है खाली जगह, इधर गुणा का निशान माना जाता है। क्या माना जाता है, गुणा। तो 2 गुणे, अब 4 का गुणा 3 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ये बड़ा कोष्ठक आ गया, तो अब बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। जब हम बड़े कोष्ठक को साथियों हल करते हैं, तो अब बड़े कोष्ठक में अब बॉडमास नियम लगाएंगे जैसे आगे। तो अब देखिए ऑफ तो कहीं है नहीं, इसमें का लिखा नहीं हुआ है। तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन दो चीजें बची। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, डिवीजन मतलब भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे। क्या हल करेंगे, गुणा हल करेंगे, है ना। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भाग जोग, है ना। भाग का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, घा का मतलब घटाना, है ना। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, अगर कोष्ठक नहीं है। तो अब देखते हैं भाग को हल करते हैं। तो जब भाग को हल करेंगे तो 2 से 4 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा इधर। तो इधर क्या है, ये इस तरीके से लिख देंगे। अब 12 को गुणा किससे करा देंगे साथियों, 2 से कराएंगे। तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। अब इधर फिर गुणा हो जाएगा, तो 24 दूनी क्या आ जाएगा, 48 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सरलीकरण की प्रक्रिया के सवाल हल करते हैं। और सरलीकरण की जो प्रक्रिया होती है हम लोग इस तरीके से हल करते हैं। उम्मीद है सभी को ये चीज बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही ज्यादा कठिन हो। अब हम आपको अगले उदाहरण के माध्यम से फिर से समझाएंगे, ठीक है। और हम जब अगला उदाहरण अगर देखें, अगला उदाहरण अगर हम देखें तो देखते हैं अगला उदाहरण साथियों। और अगले उदाहरण में हमारा क्या है, 15 माइनस, फिर ये बड़ा कोष्ठक है, फिर ये 6 है, फिर ये माइनस है, फिर इधर से क्या है, मंझला कोष्ठक है ये। ठीक है, मंझले कोष्ठक को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। मंझला कोष्ठक है और मंझले कोष्ठक के अंदर है 5 धन, फिर छोटा कोष्ठक है 4 ऋण 2 ऋण 1, फिर ये छोटा कोष्ठक, फिर ये मंझला कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक, और इधर लगा हुआ ये रेखा कोष्ठक। ठीक है, अब हम इसको कैसे हल करेंगे, को सरल करो। प्रश्न में ये दिया हुआ है, को सरल करो। ठीक है, ये सवाल है। इस तरीके से इस प्रश्न को अब हम हल करना आपको बताएंगे कि कैसे हल करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है साथियों।
अब इस सवाल में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं इधर। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, सवाल हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो अब रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, तो रेखा कोष्ठक में क्या है 2 - 1, तो इधर से देख लेते हैं। तो 2 - 1 1 ही बचेगा, है ना। तो ये हल हो गया रेखा कोष्ठक हमारा, है ना। अब हम क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो अब छोटे कोष्ठक को जब हम हल करेंगे साथियों, तो इस सवाल को पहले हम जो कहते हैं लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं। अब छोटे कोष्ठक में 4 -1 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हल हो गया। अब मंझले कोष्ठक को हल करेंगे, तो मंझले कोष्ठक को हल करते हैं। तो मंझले कोष्ठक में 5 में 3 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर क्या हो गया, ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब बड़े कोष्ठक को हल करेंगे, तो बड़े कोष्ठक को हम इधर ही हल कर लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब देखिए इधर गुणा होता है कि नहीं होता है, जब इधर गुणा होता है तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 15 + 2 मतलब 17 आ जाएगा इसका उत्तर। क्या आ जाएगा साथियों, इसका उत्तर 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बॉड मास का नियम लगाकर सवालों को हल कर लेते हैं, अगर सरलीकरण वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है सभी को बड़े ही आसानी से ये चीज समझ में आ रही होंगी, और कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम देखते हैं कुछ सवाल जो इस सरलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं टाइप फर्स्ट, क्या देखेंगे, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट को अगर हम देखें, तो सबसे पहले क्या है, आपसे कह रहा है यदि यदि x/y बराबर 4/5 हो, तो 4/7 धन 2y - x अपॉन 2y + x का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है, आपसे इस तरीके का सवाल पूछ रहा है। तो अब इसे हम कैसे हल करेंगे, तो हम साथियों सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, और जब हम सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इधर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, x/y बराबर 4/5 लिखा हुआ है। तो इधर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों की जब हम तुलना करेंगे, अंश और हर की तुलना करने पर, किसकी तुलना, अंश व हर की, तो x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो x और y के मान है, ये जो व्यंजक दिया हुआ है जिसका मान पूछ रहा है, इसमें रख देंगे। तो x और y के मान व्यंजक में रखने पर, व्यंजक में रखने पर, तो x और y के मान, व्यंजक क्या दिया हुआ है आपको, व्यंजक दिया हुआ है 4/7 धन 2y - x 2y + x। ठीक है, अब इसमें रखेंगे x और y का मान, तो रख देते हैं 4/7 धन y का मान क्या है साथियों, 5 है। तो अब 2 × 5 माइनस x का मान क्या है, 4 है। यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं आगे, तो ज्यों कहते हैं लिख देते हैं 4/7 धन 5 दूनी 10 -4/10 + 4, यही तो होगा। अब इसको हम आगे हल करते हैं,
तो 4/7 धन 10 में 4 घटाओ क्या जाएंगे 6 और 10 में 4 जोड़ दो क्या जाएंगे 14। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 14, है ना। एलसीएम निकाल सकते हो आप, 14 ही आएगा। तो हल करते हैं। 4 दूनी क्या हो जाएगा, इधर से 8 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो 8 और 6 14 और 14/14 मतलब एक इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उम्मीद है सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही सरल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। अब हम देखते हैं इसी में आगे अगला प्रश्न क्या देखेंगे। इसी में हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि 2a + b अपॉन a + 4b, ठीक है, बराबर 3 हो तो a + b अपॉन a + 2b का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, हम देखते हैं। तो साथियों इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। बिल्कुल सरल सवाल है, आसानी से हल हो जाएगा। हम सबसे पहले साथियों लिख लेते हैं जो हमें मान दिया हुआ है। तो इसका मान दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2a + b बराबर 3 × a + 4b, यही तो होगा। अब इधर क्या हो जाएगा, गुणा कराते हैं। 2a + b बराबर 3a + 12b, है ना। तो अब इधर से हम क्या करते हैं, इधर से a को एक साइड ले आए और b को एक साइड ले आए, है ना। तो ये -a बराबर क्या आ गया 11b आ गया। क्या आ गया -a बराबर 11b, है ना। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर -11b लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो अब a बराबर -11b हम क्या करें, व्यंजक में रख देते हैं। कौन से व्यंजक में, जो जिसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान कहाँ रखने पर, a + b अपॉन a + 2b में a का मान रखने पर, में a का मान रखने पर, में a का मान रखने पर, तो रख देते हैं अब a का मान। तो जब इधर से हम a का मान रखेंगे तो -11b + b अपॉन -11b + 2b। तो इधर से क्या आ जाएगा, माइनस का 10b आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस का 9b आ जाएगा, यही तो आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10/9। यही इसका क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का क्या उत्तर हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी को आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल अक्सर हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए और हमें हर तरीके के प्रश्नों को हल करना है। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतर लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।